हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। महकमे मौसमियात ने पाकिस्तान के सियाहती और शुमाली इलाकों में बर्फानी तूफान की पेशन गोई पहले 31 दिसंबर को की, फिर एक और अलर्ट जो है 5 जनवरी को जारी किया और जब 7 जनवरी को ये बर्फबारी शुरू हुई तो वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है वो सियाहों की भरपूर आमद के शादियाने बजा रही थी। ये कहा जा रहा था कि मरी में 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियों का पहुँचना मुल्क की टूरिज़म और मईशत के फलने फूलने की नवीद है, लेकिन फिर अचानक मंजर जो है बदलता गया। बर्फ पड़ती रही, सियाह अपनी फंसी गाड़ियों में ठिठरते रहे और कुछ ठिठर कर जो है वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन हुकूमत, इंतज़ामिया, मुतालिक इदारे सबके सब या तो गायब रहे या गाफिल रहे। जब मीडिया में मरी में पैदा होने वाली अबतर सूरत हाल जो है वो 22 अमवात का मामला सामने आया, फिर हुकूमती ईवानों को होश आया और हंगामी सूरत हाल से निमटने और अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिशें शुरू हुई। ताहाल भी फ़कत इंक्वायरी कमेटी मौरज़ वजूद में आ चुकी है, जिसको जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट मंजर आम पर आज ही इमरान खान ने हिदायत जारी की हैं कि आप ले आएँ। इस कमेटी का काम साने मरी से मुतालिक सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जिम्मेदारी का तयन करना है और ये तहकीकात भी कि मरी में जो टूरिस्ट हैं और गाड़ियां हैं उनको कंट्रोल करने के क्या इकदाम किए गए थे। ये कमेटी 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करेगी। गो के इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक 7 जनवरी को मरी में 16 घंटे में 4 फुट जो है वो बर्फ पड़ी। बर्फबारी के दौरान गाड़ियों में बैठे 22 अफराद कार्बन मोनोऑक्साइड से जाँ बहक हुए। 16 मुकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक ब्लॉक हुई। इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि मरी और गिरदोनवा में मौजूद सड़कों की गुज़श्ता 2 बरस से मुरम्मत भी नहीं हुई। दूसरी जानिब आज सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी ने कॉलम में दावा किया कि मरी में बर्फबारी के मौसम के लिए एक जामे पॉलिसी मौजूद है, SOPs हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इस पर अमल के लिए कोई एक भी आला सतह का इजलास नहीं किया, मीटिंग नहीं की। क्या ये मीटिंग वाकई हुई नहीं थी? अगर फिर हुई भी तो क्या उसके मिनट्स हैं, उस पर कोई अमल दरामद हुआ? इस पर असल मालूमात हम आज के शो में आपके सामने रखेंगे। ओपोजिशन ने इस मामले पर अलबत्ता जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। मरी में बाकायदा SOPs कई साल से बनी थी, हर साल उसके ऊपर अमल होता था। इस साल दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। ये गफलत की नींद सो रहे थे। पहले ये कहा कि अवाम की आमदन में इजाफे के ट्वीट जारी होते रहे, कहा जाता रहा कि सियाहत बढ़ गई है, और फिर जो उनकी आदत है यू टर्न मारने की, इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतजामिया तैयार नहीं थी। तो जनाब, इंतजामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ है? फीफा दे घर जाएं, मगर ना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। और अब इन्होंने कमेटी बना दी सरकारी अफसरों की, वो क्या तहकीक करेंगे? ये कितना बड़ा एक और संगीन मजाक है। ऐसा नहीं होगा, ये कत्ल माफ नहीं होगा। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। इतना बड़ा हादसा होता है तो वजीर आजम खुद अपना जो सोशल मीडिया मैसेज है उसमें क्या लिखता है कि उनको वेदर का पता करना चाहिए था। ये मेरा ख्याल में पूरा ऑपोजिशन का मुतालबा होगा कि इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए, ताकि ना सिर्फ मुल्क और कौम के सामने हकीकत लाया जाए, मगर जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। कुछ बदावा करने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता रोज़ जो है मरी का फ़िज़ाई दौरा किया और जांबहक लवाहिकीन के लिए उनके लिए फ़ी कस 8 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। यह भी तय पाया कि मरी को ज़िला बनाया जाएगा और फौरी तौर पर SP और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ओहदों के अफसरों को तैनात किया जाएगा। 2 नए थाने और 2 पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे। लेकिन क्या ये इसका जवाब है? एक तरफ इंतज़ामिया और हुकूमती नाअहली भरपूर तरीके से आया है हमारे सामने, दूसरी जानिब मरी में होटल और जिस तरीके से गैर इंसानी सलूक किया गया, ओवर चार्जिंग करके मासूम शहरियों को दरपेश परेशानी और उनकी हलाकतों तक का
इसका भी बायस समझा जा रहा है। यह तक कहा जा रहा है कि जो कमरा चंद हजार 5,000 तक मिलता था, उस कमरे के लिए रेंट जो है 50 से 70,000 रुपए तक चढ़ाया गया। चंद रुपयों में मिलने वाले बिस्किट्स और अंडे 500 में फरोख्त हुए। फिलहाल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस मामले पर भी होटलों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। उस्मान बुज़दार की सरकार इसलिए भी कटहरे में है क्योंकि मरी से चंद किलोमीटर दूर खैबर पख्तूनख्वा की वादी गलियात में मरी से ज़्यादा बर्फबारी हुई और वहाँ भी हज़ारों सयाह मौजूद थे, लेकिन वहाँ खुशकिस्मती से एक भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं हुआ। DPO एबटाबाद के मुताबिक गलियात में 7 फुट बर्फ़ पड़ी, मरी में लेकिन 4 फुट पड़ी। लेकिन गलियात में हालात काबू में रहने की एक बड़ी वजह सूबाई हुकूमत, पुलिस और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की इज्तिमाई मनसूबाबंदी और हिकमत अमली थी, जिसका फुकदान पंजाब सरकार में खुलकर हमें सामने आया। ये तमाम सवालात रखेंगे पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर के सामने, जिन्होंने आज वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी इस मामले पर। लेकिन उससे पहले तैयब गोंदल जो कि सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो इस साने में जाम बहक होने वाले मरहूम SI नवीद इकबाल के कज़न भी हैं और उनकी वो ऑडियो जो है वो वायरल भी हुई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि उस रात हुआ क्या, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आपके कज़न अल्लाह ताला उनको जबार रहमत में जगह दे, नवीद साहब जो हैं वो ASI थे। आपको उन्होंने कहा कि आज मैं देखता हूँ कि कितने बड़े सहाफ़ी हैं, आप मुझे यहाँ से निकालें। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपको बताऊँ, मैं जब सबसे पहला राब्ता उन्होंने मुझसे किया शाम को 6 बजे। जब शाम को 6 बजे उन्होंने मुझे राबिता किया, उन्होंने मुझे अपने हालात व वाक़यात वहाँ के बताए कि मैं इस जगह पे मौजूद हूँ, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, और मुझे उन्होंने अपनी कंडीशन बताई वहाँ पे कि मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे क्या मामला बना हुआ है। उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि आपको ख़बर बना के चलाएँ, आला हुकाम तक पहुँचाएँ, किसी कंसर्न बंदे तक पहुँचाएँ जो कि वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इंतज़ामिया है, क्योंकि वहाँ पे मैं भी मरी में मौजूद था। जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया उस वक्त मैं मरी एक होटल के करीब था, ये सनी बैंक चौक के करीब था मैं। तो जब उन्होंने फ़र्स्ट रब्ता किया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप कोशिश करें कि ये रोड क्लियर करवाएं। अब मेरा जो माइंडसेट था वो रोड को क्लियर करवाने में था। मैंने अपनी तरफ से एक ख़बर बनाई, नवीद भाई को भी मैंने सेंड किया, मैंने उनको तसल्ली दी। फिर मैंने जो ख़बर थी वो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी, फवाद चौधरी साहब को भेजी, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब को भेजी। आपने उनके पे भिजवाई है? जी, ज़ाती हैसियत पे, उनके पर्सनल नंबर पे, उनके व्हाट्सएप पे मैंने ख़बर बना के भेजी और नीचे रेड अलर्ट मेंशन किया, उनको रेड सिग्नल दिया। मैंने कहा इज़ अ वेरी डेंजर सिचुएशन, सिर्फ मेरे भाई की फैमिली यहाँ पे मौजूद नहीं है, हज़ारों फैमिलियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और जिनको बेयारो मददगार यहाँ पे। आपके व्हाट्सएप की ये स्क्रीन नाज़रीन आप देख सकते हैं कि गोंदल साहब ने उसी रात, जो हुकूमत कह रही है हम बिल्कुल बेफिक्र थे, बेखबर थे, हमें उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं था। ये आप देख लें कि कब कब ये स्क्रीनशॉट्स पे सारे चल रहे हैं कि गोंदल साहब ने किस किस को, फवाद चौधरी साहब को, खुद इमरान खान साहब को, उसके अलावा शेख रशीद साहब को भी आपने भिजवाए। ओवर टू यू। उसके बाद जब मैंने उनको ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने नवीद भाई को भी भेजे, उनको मैंने इत्मीनान का इजहार कराया कि नवीद भाई मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ रोड खुलवाने की। मुझे पता होता कि ये गवर्नमेंट। ये क्या टाइम था जब उन्होंने आपकी उनसे बात हो रही थी? किन से? सॉरी, नवीद भाई से। उस वक्त वो सर शाम को 6 बजे लास्ट मेरा जो राब्ता है, जब मुझे भी क्लियर था कि वो ठीक है और मैंने उनको इत्मीनान का इजहार करवा दिया था। CPO साजिद कियानी साहब को मैंने फ़ोन पे ये सारे मैसेजेस भेजे थे। मैंने कहा लोकेशन भी भेजी, लाइव लोकेशन व्हाट्सएप की, नवीद भाई की जहाँ पे मौजूद हैं, मैंने उनका लाइव लोकेशन भेजा। अच्छा, अब ये बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे ये टॉकिंग कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं अवाम को कि हमने जो है वो रोड्स क्लियर किए, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ जमा हो गई थी। ये सब गलत है, सब फेक जो है वो ड्रामा किया जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि कोई इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। जो वेरी डेंजर सिचुएशन जिस एरिया में मौजूद थी, जिस एरिया में जो मेरे भाई जहाँ पे मौजूद थे, उसी एरिया में, उसी रोड पे जो है वो ज़्यादा बर्फबारी थी। और ये अब मैं जिस चौक में मौजूद था, सनी बैंक चौक में, वहां से ये स्नो शुरू हुई थी, बाकी एरिया नीचे तक क्लियर था। ठीक है। अच्छा, ये CCPO से भी आपकी बात हो गई और उनके सर्विंग ASI हैं, आपने उन्हें बता भी दिया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ? मैंने साजिद कियानी साहब का कांटेक्ट नंबर मैंने नवीद भाई को शेयर किया, आप खुद भी कांटेक्ट करें। फिर इतने में
साजिद कियानी साहब ने जो है वो थोड़ी सी एफर्ट्स की, थोड़ी सी हरकत उन्होंने की, लेकिन वो खुद भी वहाँ पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की कि हम जो है वो मरी के बीच में मौजूद हैं। मुझे उम्मीद की एक किरण जागी कि साजिद कियानी साहब मौका पे मौजूद हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो मैंने इन पे छोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं, इन लोगों ने उस रोड को टच भी नहीं करना, तो खुदा की कसम मैं खुद ले आता। मैंने इन नाअहल हुक्मरानों पे ट्रस्ट किया और मैंने जो है वो बस बिलीव करके तो मैं जो है वो पैदल उस रास्ते से वापस आ गया। अच्छा, आपको किसी ने ये भी कहा था कि आप ये खबरें मबरें शेयर ना करें? मुझे एसएसपी ट्रैफिक साहब ने कहा था, उनका नाम मुझे नहीं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर में उनका एसएसपी ट्रैफिक के नाम से उनका नंबर सेव है। उन्होंने मुझे कहा था कि सीपीओ साहब बार बार ऑर्डर कर रहे हैं कि आप मत करें प्लीज, ये न्यूज आप बार बार शेयर करें, ना करें, हम कर रहे हैं। लोग वहां पे मरते जा रहे थे, ये कह रहे हैं आप खबरें ना दें। आपने जो लाइव लोकेशन भेजी, अगर कहते हैं तो मैं आ जाता हूं। मैंने कहा तो आप करें, फिर क्यों नहीं कर रहे? खैर वो उन्होंने मुझे इत्मीनान का इजहार कराया, मुझे उन्होंने जो है वो बिल्कुल ओके कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। उन्होंने मुझे सेटिस्फाइड किया। 4 बजे मैंने नवीद भाई को सेटिस्फाइड कर दिया कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप बेफिक्र हो जाए, इंतजामिया के बंदे वहां पे सनी बैंक चौक में काम कर रहे हैं और ये आपके पास किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। मुझे पता होता कि ये सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए, झूठी तसल्लियां देने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो यकीन माने कि मैं 2:30 से 3 बजे के दरमियान मैं घर पहुंच गया था। मैं 16 किलोमीटर पैदल चला, नीचे तक आया। नीचे आके मुझे जहां पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं था कि सिर्फ ये जुबानी जमा खर्च है, आप खुद मैं खुद सर अपनी, अगर इंतजामिया के बस में पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां जो है बच जाती। गोंदल साहब ये बताइएगा अब क्या लाए अमल है आपका? अब क्या फैमिली क्या कह रही है, क्या करना चाह रहे हैं आप? सर फैमिली कुछ भी नहीं, ये तो मैं अभी कबल अज वक्त बताना जो है वो मुमकिन नहीं है कि फैमिली की तरफ से जो है वो क्या कहा जाए या क्या कहना चाहिए। कबल अज वक्त बताना मैं पॉसिबल नहीं समझता या ठीक नहीं समझता। आपको बताऊं कि मुझे सिर्फ अगर इंतज़ामिया के पास नफरी कम थी, इनके पास सोर्सेस कम थे, तो मुझे सिर्फ ये इतला दे देते कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास लोग कम है, तो मैं अपनी मदद आपके तहत पब्लिक को लेके, मीडिया वर्कर्स को लेके, सहाफियों को लेके, किसी और बंदे को लेके मैं पहुंच जाता वहां पे। चूंकि यानी शायद भी हैं वहां मौजूद थे, एएसआई साहब से, नवीद साहब से राब्ते में भी थे, आप अभी ये कह रहे हैं कि उनको बचाया जा सकता था? बिल्कुल बचाया जा सकता था, मगर नाअहली की वजह से, झूठी तसल्लियों की वजह से आज उनकी जिंदगियों की जो है वो हम किसी सूरत भी उनका वो ज़िया है जो अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सब्र। नाज़रीन आपने सुन लिया, यानी शायद भी, और ये एएसआई नवीद साहब के कज़न हैं, बाकी उनकी रुदाद आपने खुद सुन ली। हसान खावर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत से, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक में। वेलकम बैक नाज़रीन। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरी वाले मामले पर बात करेंगे। हसान खावर साहब, आपकी हुकूमत सख्त तनकीद की जद में, खुसूसन पंजाब हुकूमत ने जिस तरह इस मामले को हैंडल किया। इंक्वायरी कमेटी तो चले आ गई है, अभी तक की जो फाइंडिंग्स आपके सामने आई हैं, क्या किन किन जिम्मेदारान का तयन किया गया है और किस किस की कोताही सामने आई है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि 3 पहलू हैं इस वाक़े को देखने के। एक पहलू तो ये है कि ये वाक़या जो हुआ, क्या ये अवॉइडेबल था या नहीं था, और अगर अवॉइडेबल था तो क्यों अवॉइड नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है। ठीक। दूसरा पहलू ये है कि जब से हादसा हो गया तो उसके बाद जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस थे वो कैसे हुए। और तीसरा पहलू ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ऐसे वाक़यात होने का तदारक और सद्देबाब कैसे किया जा सकता है ताकि ये वाक़यात मरी या किसी भी टूरिस्ट के मुकाम पे पेश ना आए। अगर मैं आपको तीनों का बारी बारी बता देता हूँ। देखिए, जो पहली चीज़ है ना वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो हमने इंतज़ामिया का मौक़िफ़ देखा है वो ये है कि इस दफ़ा जो व्हीकल काउंट था वो भी किया जा रहा था। पिछली दफ़ा का जो एक्सपीरियंस था उसको मद्देनज़र रखते हुए एक रोज़ पहले मरी के जो एंट्री पॉइंट्स थे वो भी सील किए गए। और हुआ ये कि 2-3 रास्ते मरी के अंदर आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आते हैं, और वो जो बर्फबारी हुई वो एक मुकाम पे ख़ुसूसी तौर पर
अच्छा अहसान साहब, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। आप ये कह रहे हैं कि 24 घंटे मरी के एंट्री पॉइंट बंद कर दिए गए थे, लेकिन जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। हमारे तो वुज़रा ट्वीट्स तक कर रहे थे कि इतनी गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। गलियात की इंतजामिया ने खुद अपने एंट्री पॉइंट बंद करवा दिए थे। वहां बर्फबारी भी ज्यादा हुई, लेकिन मामलात अंडर कंट्रोल रहे। मरी के दाखिली रास्ते जो हैं वो आखिरी रात तक खुले रहे। अच्छा नहीं आदिल, मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं जी कि जी। देखें, जो टूरिस्ट पोटेंशियल है या टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट है वो एक और चीज़ है, और मेरे ख्याल में उसके बारे में जो ट्वीट्स हैं, जो बात है, वो एक अपना कॉन्टेक्स्ट है। बात हकीकत है लोगों के सामने है कि पिछले 3 साल में टूरिज्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, सरमायाकारी भी आई है, और इसी वजह से जो टूरिस्ट है उनका लोड भी बढ़ा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल फैसला किया गया था, पिंडी पुलिस ट्रैवल एडवाइजरीज भी लोगों को इशू कर रही थी, ये बात भी हकीकत है, और एक रोज़ पहले शाम 6 बजे एंट्री भी सील की गई थी। लेकिन मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि क्या वॉज इट टू लेट, वॉज इट टाइमली, क्या गाड़ियों का काउंट सही रखा गया, और बर्फ़ जब बारी हो रही थी तो क्या स्नो क्लियरिंग मशीन तमाम मकामात पे अपना काम कर रही थी, क्या वाकई सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल हो गए? ये वो सवाल हैं जिनका सिर्फ 1-2 मीटिंग्स में जवाब नहीं मिल सकता। इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होगी, रिकॉर्ड देखा जाएगा। जहाँ तक आप लोगों की बात करते हैं, मैंने खुद दोनों साइड्स की वीडियोस सुनी है। ऐसे लोग, आप बिल्कुल सही है, जिन्होंने वीडियोस पर कहा कि जी हमें वार्न नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों की वीडियोस सामने आई हैं और मैसेजेस आए हैं जो कह रहे हैं कि जी हमें मना कर दिया गया, और हम फिर भी छोटे रास्तों से निकल के वहाँ पहुँचे, कॉफ़ी पीने गए। तो दोनों तरफ के जो वो हैं गवाहियाँ या स्टेटमेंट्स वो आई हैं, इसलिए इस मसले को देखना जरूरी है। ठीक। अच्छा खावर साहब, नफाद पर मुश्तमिल एक जामा पॉलिसी SOPs मौजूद है पंजाब हुकूमत के पास। हर साल उसकी बाकायदा मीटिंग भी होती है कि SOPs के तहत जो है क्या करना चाहिए। मरी में जो स्नो का सीज़न होता है, कंट्रोल रूम्स आपने जो है वो कायम करने थे। गुलडाना में स्नो कैंप होना चाहिए था, जहां बर्फ़ साफ करने वाली मशीनें होनी चाहिए थी, और ये वो जगह है जहां पर ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। अंसार अब्बासी साहब के बकौल ये मीटिंग आप लोगों ने कन्वीन ही नहीं की इस साल। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है, मिनट्स के हवाले, मीटिंग के हवाले से, वो कि ऐसी एक कमेटी है और ये बिल्कुल होती है, इस साल भी हुई है, और मेरे सामने जो है उस मीटिंग के मिनट्स भी मौजूद हैं। ये 8 नवंबर को जो मीटिंग हुई उसके मिनट्स मेरे सामने हैं, और इसके अंदर 18 लोगों ने शिरकत की, और ये असिस्टेंट कमिश्नर मरी के ज़ेरे सदारत हुई। उसके अंदर जिन स्टेप्स की आप बात कर रहे हैं उन वो तमाम फैसले किए गए, और फैसले किए गए, अमल हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें। ठीक। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये मीटिंग नहीं हुई। अगर आप मुझे इस प्रोग्राम के बाद मैसेज करेंगे तो मैं आपको इस मीटिंग के मिनट्स जो मेरे पास आए हैं वो भी जी फौरन भिजवा दीजिए, हम अभी चला देंगे। आप बिल्कुल ठीक है, आप भिजवा दें। आप ये कह रहे हैं मीटिंग हुई, लेकिन अगर सवाल ये हुई भी है और मिनट्स भी मौजूद हैं, तो ये बात तय है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि मरी एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार चेंजेस की गई। जब से बुजदार साहब आए हैं 10 से 12 असिस्टेंट कमिश्नर सिर्फ उनके दौर में तब्दील हुए हैं। तो अगर आप मीटिंग्स भी कर लें, मिनट्स भी बन गए, और वहां से अगर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है, फिर तो ऑब्वियसली जो हुआ वो हमारे सामने है, दुरुस्त हुआ। फिर एक फर्द वाहिद के जाने से सब कुछ चेंज हो जाता है, ऐसे नहीं है। गवर्नमेंट के SOPs और गवर्नमेंट के प्रोसेस ऐसे नहीं होते, वो चलते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि ये कबल अज़ वक्त है कहना कि इन SOPs पे अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। इन SOPs के ऊपर इंतजामिया के मुताबिक अमल दरामद हुआ है, लेकिन वो कहाँ है सर? दिख रहा है कोई कंट्रोल रूम वगैरह नहीं था। देखने की जरूरत है कि क्या ये SOPs रोबस्ट थी, क्या इन SOPs के ऊपर 100% अमल दरामद हुआ। अगर नहीं हुआ तो किसी किस्म की नेग्लिजेंस या लैप्स था या नहीं था। लेकिन मेरी गुजारिश है कि ये इस बात का तयन हम जो इंक्वायरी कमेटी है उसको करने दें, और उसका जो रिजल्ट है वो आने दें, और अगर कोई शख्स कसूरवार होगा तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए ना, अल्टीमेटली तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी हुकूमत के दौर में अगर ये हो रहा है तो ये हमारा काम है देखना कि क्या कहीं नेग्लिजेंस हुई है, और अगर हुई होगी तो हम बिल्कुल कोई किसी किस्म की रियायत। चले एहसान साहब, आपका वो हमें मिल गया और वो शायद चल भी रहा होगा, और प्रोग्राम के बाद मैं उस पर थोड़ी सी बात भी कर लूंगा। बुजदार साहब ने फिजाई दौरा क्यों किया जब रस्ते भी खुल गए हैं? परवेज इलाही हों, शहबाज शरीफ साहब हों, वो ऐसे वक्त में खुद ग्राउंड पर मौजूद होते थे और इमदादी सरगर्मियों का जायजा ले लेते। व्हाट स्टॉपिंग CM बुजदार साहब टू गो टू मरी और वहां रहकर खुद इंतजामात को मॉनिटर भी करें, लोगों के बताएं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा? अच्छा देखिए, मैं पहले तो आपको बड़ा क्लियरली वजाहत कर दूं कि वज़ीर आला पंजाब कल खुद मरी में मौजूद थे,
फ़ज़ाई जायज़ा नहीं सिर्फ लिया, वहाँ पर गए हैं, मौके का जायज़ा लिया है, मौके पे तमाम अफसरान ने उनको ब्रीफिंग दी है, मैं खुद उनके साथ था और ये मरी के अंदर तमाम मीटिंग्स हुई हैं और ये तमाम फैसले मरी के अंदर बैठ के हुए हैं। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, उसकी फुटेज भी आई है, उसकी जो हमने मीटिंग के न्यूज़ है वो भी मीडिया में अंदर है, तो ये तासुर गलत है। दूसरी बात ये है कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया है उस दिन हम दो ऑप्शंस होती हैं। अगर वज़ीर आला बाय रोड, क्योंकि वेदर उस दिन ख़राब था, बाय एयर की क्लियरेंस नहीं मिली, पहले शुरू में कुछ घंटे सिर्फ वेट करना पड़ा। अगर वज़ीर आला ये फैसला करते कि बाय रोड वो मरी पहुंच जाएंगे, तो उस वक्त वो रास्ते खोलने की कोशिश हो रही थी। वज़ीर आला के साथ जो सिक्योरिटी का स्क्वाड है वो वहाँ जाकर रिलीफ ऑपरेशन को नुकसान पहुँचा सकता है, उसका फ़ायदा नहीं है। हमारी तवज्जो तस्वीरें खिंचवाने पर नहीं है। वज़ीर आला पंजाब अगर वहाँ जाते तो लोगों को ज़्यादा मुश्किलात पेश आती। उसी दिन शाम को जैसे ही क्लियरेंस मिली है वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उसके बाद अलग सुबह जो है हम लोग मरी पहुंच गए थे, लेकिन हम गए बाय एयर थे और उसकी वजह मैंने आपके गोशगुजार कर दी है। ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मीडिया। अच्छा आसान साहब भाई, ये बातें बार बार उठ रही हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी ना होने, नॉन एग्जिस्टेंट है मरी में और आसपास। 5,000 का कमरा जो था वो 6-6, 7-7 गुना ज़्यादा पैसों में बेचा गया। अशाए खुर्दनोश की जो वीडियोस सामने आ रही हैं, महंगी बड़ी बेची गई। ये किसका फेलियर है, किसकी नाकामी है ये? अच्छा देखिए, 2-3 इसमें पहलू हैं, इनको फिर हमें देखना पड़ेगा। एक बात तो ये है कि देखिए, जब इस तरह का क्राइसिस होता है तो ज़िलाई इंतज़ामिया का जो फोकस होता है वो होता है रिलीफ और रेस्क्यू के ऊपर। और आपको पता है कि जैसे ही ये सिचुएशन बनी, वज़ीर आला पंजाब ने ये ऐलान किया कि तमाम रेस्ट हाउसेज और सरकारी दफातर जो हैं वो लोगों को पनाह देने के लिए खोल दिए जाएंगे। और उस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी और तरजीह ये थी कि जो शख्स मुश्किल में है उसको किसी सरकारी बिल्डिंग में पहुंचाया जाए, जो कि ज़ाहिर है फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जाकर प्राइस कंट्रोल के ऊपर कोई कैंपेन चला सकती थी। एक तरफ ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, पिछले कुछ सालों में और स्पेशली हमारी हुकूमत में सयाहत को बहुत फ़रोग मिला है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। प्राइवेट सेक्टर ने बूम किया है, नई फैसिलिटीज़ बनी है। जब प्राइवेट सेक्टर बहुत डेवलप होता है तो दूसरी साइड पे हुकूमत को अपने रेगुलेटरी फंक्शंस को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जी, हुकूमत आपकी अभी तक जो है होटल्स एंड रेस्टोरेंट एक्ट 1976 के तहत ये रेगुलेशन चला रहे हैं और हमें एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रिफॉर्म की जरूरत है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। हम एक टूरिज्म अथॉरिटी का क़याम अमल में लाना चाहते हैं ताकि इफेक्टिव रेगुलेशन कर सकें प्राइवेट सेक्टर की। एक तरफ से इन्वेस्टमेंट आए, एक तरफ से लोगों की डिमांड हो और बीच में हुकूमत जो है इसको रेगुलेट करे, रेगुलेट भी बैलेंस के साथ करे। क्योंकि देखें, अगर हमने इसके ऊपर पुराने दौर के प्राइस कंट्रोल्स ले आए तो फिर इसमें हम सरमायाकारी को डिस्करेज कर देंगे, फिर रन डाउन फैसिलिटीज होंगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। दूसरी तरफ हमने लोगों को एक्सटॉर्शन से भी रोकना है, स्पेशली जब कैलेमिटीज हों, एमरजेंसीज हों। तो मैं समझता हूँ कि ये रेगुलेशन जो है ये उस बैलेंस को कायम करने का नाम है, लेकिन मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि हमें अपने रेगुलेटरी प्रोसीजर्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, हमें इदारा साजी की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मैजिस्ट्रेट या प्राइस कंट्रोल का आम मैकेनिज्म है ये इस तरह के प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए नाकाफी है। अच्छा जाते हुए ये कब तक ये ठीक है, इंक्वायरी रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी? देखिए, ये 7 दिन का इसको टाइम दिया गया है और ये आज मैं तारीख 9 जनवरी को जो है ना ये नोटिफाई हुई है। तो इंशाल्लाह अगर आप एक हफ्ता लगा लें तो ये 17 जनवरी तक इसकी रिपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह। चले, हसन खावर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, हसन खावर साहब ने मैसेज कर दिया है जो कि मीटिंग की मिनट्स थी और उसके मुताबिक यहाँ से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि मौसमी सूरत हाल से बचने के लिए पेशगी इजलास जो था वो 8 नवंबर को मरी के जिना हॉल में सुबह 11 बजे हुआ था, जिस पर ये SOPs पर अमल दरामद करवाने का कहा गया था। और ये मिनट्स आपको स्क्रीन पर भी इस वक्त नज़र आ रही हैं। वो तमाम चीज़ें जो कि होनी चाहिए थी इस मीटिंग में, ये कंफर्मेशन है उसकी। और ये भी एक चार्जशीट है कि वहाँ पर तो आप एग्री कर गए थे कि जनाब कैंप्स बनने हैं, कहाँ कहाँ बनने हैं, क्या क्या तदारुक किस तरह से किया जाए, अगर स्नो ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। और हम उम्मीद रखते हैं कि जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें जिम्मेदारों का बिल्कुल खुलकर तयन किया जाएगा, चाहे वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ही क्यों ना हो। वक्त पे चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी की जानिब से 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च की कॉल ने ओपोजिशन की जो हमें पार्लियामान से बाहर धड़ी बंदी नज़र आ रही थी उसको थोड़ा सा और भी कंफर्म कर दिया। पीपल्स पार्टी की सोलो फ्लाइट और पीडीएम की अपनी एक जो है ओपोजिशन इत्तेहाद है उसकी तारीख पर आवाम जो हैं वो मायूस दिख रहे हैं। सियासी पंडितों के मुताबिक ओपोजिशन की सियासत जो है वो उस तरह से नहीं आगे बढ़ पा रही जिस तरह से बढ़नी चाहिए, और अगर इमरान खान को कोई दबाव फराम कर रहा है तो वो ओपोजिशन की ये मुनकसिम सियासत है। लेकिन आज बड़े अरसे बाद वो मनाजिर दिखे जिसमें ओपोजिशन हमें इकट्ठी नजर आई। आज ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में होने वाले मुश्तरका इजलास में महंगाई के खिलाफ 12 जनवरी यानी आज से 2 रोज बाद पार्लियामान के बाहर मुजाहरा करने का फैसला हुआ। इसके अलावा ओपोजिशन जो फाइनेंस तरमीमी बिल है उसके सामने डट खड़े होने का इंदिया भी दे रही है, जिसको मंजूर करवाने के लिए हुकूमत भी हर हरबा आजमाने को तैयार है। ये बिल मंजूर ना होने की सूरत में IMF से पाकिस्तान का मुआहिदा एक बार फिर खटाई में पड़ सकता है, और शायद इसी खतरे को भांपते हुए हुकूमत ने IMF से जो 12 तारीख को उनका बोर्ड रिव्यू होना था उस इजलास को मुलतवी करने का मुतालबा किया, जो मंजूर भी कर लिया गया है। इसी जो तरमीमी फाइनेंस बिल है इस मामले पर आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन पेश हुए, जहां उनका नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल से तल्ख मुकालमा भी हुआ। दूसरा अहम मामला हालिया दिनों में इमरान खान की जानिब से आने वाला वो खत या नोटिफिकेशन था जिसमें चेयरमैन नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में शिरकत से इस्तिस्ना दे दिया गया था और डिप्टी चेयरमैन को कहा गया था कि आप अटेंड करें। अब वो खत तो वापस ले लिया गया, लेकिन ये इजलास चेयरमैन नैब ही की रजामंदी और उनके मुतालबे के बाद इन कैमरा मुनक्किद किया जा रहा था। फिर 6 जनवरी को होने वाले इस इजलास में चेयरमैन नैब तो ना आए, वज़ीर आज़म साहब का खत आ गया। अब इस नोटिफिकेशन को जिस तरह मैंने पहले कहा कि वापस तो ले लिया गया है, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर साहब ये कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब के इल्म में होने ये नोटिफिकेशन उनके इल्म में था कि जारी किया जा रहा है, और इसी वजह से चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस भी बनता है। ये मामला किस तरफ जाएंगे? नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ। एहसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि आज आपकी तल्ख कलामी हुई, क्या उसकी वजह असल तरमीमी फाइनेंस बिल था या जिस अंदाज में शौकत तरीन साहब बात कर रहे थे? मतलब कंटेंट पे आप लोगों की तरफ कलामी हुई या कॉन्डक्ट पे? देखिए, दोनों चीज़ें थी उसमें। कंटेंट के अलावा वहाँ पर शौकत तरीन साहब ने आके बड़ी ही सियासी अंदाज में गुफ्तगू जारहाना की कि पिछली हुकूमत ने ये किया, पिछली हुकूमत ने ये किया, और बड़ी उनकी आवाज़ बुलंद थी। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, हम यहाँ पर कोई जलसे आम में नहीं बैठे, ये ऐवान की कमेटी है, हम सब बराबर के मेंबर हैं, और आप बुलंद आवाज़ से अपनी बात नहीं मनवा सकते। आप तमीज़ से नीची आवाज़ से बात करें, हम आपकी बात सुनेंगे और हम आपको अपनी बात पे कायल करेंगे। लेकिन अगर आप हमें ये कहें जी पिछली हुकूमत ने आर्टिफिशियल एक्सचेंज रखा, ये हो गया, वो हो गया, तो आपने भी तो 40-50% डिवेल्यूएशन कर दी, कितनी एक्सपोर्ट बढ़ा ली। तो उसके ऊपर उनसे तल्ख कलामी हुई, लेकिन उसके बाद फिर उनकी आवाज़ मध्यम हो गई और फिर ठीक बात की उन्होंने। अच्छा, कंटेंट पे क्या हुआ? कंटेंट, ये तो कंटेंट, देखिए, कंटेंट के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि बहुत संगीन इस बिल के अंदर मुज़मरात हैं, और मेरी अभी भी ये प्ली है कि हुकूमत के जो अरकान हैं और इत्तेहादी हैं इसकी संगीनी को समझें। देखिए, ये हुकूमत चूँकि डेस्परेट है, इन्होंने मुल्क को तकरीबन दिवालिया कर दिया है। IMF से पैसे लेने के लिए ये हर शर्त पे दस्तखत कर रहे हैं। वहाँ पर जो स्टेट बैंक को अब ऑटोनॉमी देने जा रहे हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अमलन ये होगा कि पाकिस्तान में एक अवामी सियासी मुंतखब वज़ीर आज़म होगा जो पार्लियामेंट और अवाम को जवाबदेह होगा। उसके मुकाबले में एक गैर मुंतखब मालियाती वज़ीर आज़म होगा जो शायद IMF को जवाबदेह होगा, लेकिन हुकूमत में उससे कोई बात। अच्छा, ऐसा अगर ये मान के चलें जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दुरुस्त है, लेकिन इसके तदारुक के लिए ओपोजिशन क्या कर रही है? पिछले इजलास में तो शहबाज शरीफ और बिलावल साहब उन्होंने तो अटेंड तक नहीं किया, तो आपकी हिकमत अमली क्या है? वो तो दिन 2 में मंजूर करवा लेंगे। पिछला इजलास जो है वो ना बहस का इजलास था, ना वो वोटिंग का इजलास था। उस रोज़ अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं आए तो उसकी वजह यह थी कि उनकी बेटी की शादी थी, ठीक, और वो एक मैं समझता हूँ कि जायज़ बात थी, और उस दिन ना वोटिंग थी ना कोई बहस भी थी। लेकिन अब वो मौजूद हैं, जब बहस होगी और वोटिंग होगी हम पूरी तादाद में होंगे। लेकिन ये बात हमें पेश नज़र रखनी चाहिए, अगर हुकूमत की हलीफ जमातें हुकूमत के साथ खड़ी रहती हैं तो उनके पास अददी अक्सरियत है इसको बुलडोज करने की, और फिर पाकिस्तान के अवाम पे जो महंगाई का बम गिरेगा और पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, PTI के साथ MQM, काफ लीग और GDA
ये बराबर के मुजरिम तस्वर किए जाएंगे अवाम की निगाहों में। अच्छा, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अभी तक वो कन्विंस भी नहीं है उस पर, तो क्या आप अपने नंबर पूरे कर पाएंगे और ऐसा ना हो कि नंबर पूरे ना कर पाए और फिर कहेंगे जी कॉलें आ गई? नहीं, हमारे नंबर तो पूरे होंगे। असल इसमें इम्तिहान अब हुकूमत के हलीफ जमातों का है कि वो किस तरफ खड़ी होती हैं। अगर वो हुकूमत के साथ खड़ी होंगी तो पलड़ा उस तरफ चला हावी हो जाएगा। अगर वो हुकूमत का साथ नहीं देती तो हुकूमत इन कवानीन को पास नहीं करा सकती। तो इसलिए अब जो ये कहते हैं कि अगर नहीं हुआ तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा IMF से, अगर हो जाता है तो उससे ज़्यादा मुश्किलात आवाम के ऊपर, जो महंगाई बम गिरेगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो महंगी होने से नहीं रह जाएगी। माजरत के साथ, लेकिन अगर ये नहीं होता तो एक अनसर्टेनिटी जो है वो तो हिट करेगी मार्केट को। नहीं, और इसका हल है ऑब्वियसली जो आपकी मईशत जो है वो कंप्लीटली डिट्रैक्ट, मेरे नजदीक इसका एक बहुत आसान हल है, रुपए डिवैल्यूएशन की तरफ हिट बढ़ेगा। आदिल, ये जो सख्त शराइत IMF ने लगाई हैं, इनकी वजह यह है पिछले 3 साल हुकूमत की नाकस कारकर्दगी। क्योंकि वो समझते हैं कि ये हुकूमत मईशत को ग्रोथ पे नहीं लगा सकी, ये टैक्स कलेक्शन के टारगेट नहीं पूरे कर सकी, करंट एक्सपेंडिचर इसका बेकाबू हो गया, खसारा बढ़ गया। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, करूं ना एक पहले IMF इजी राइट देता था, अब जी मुझे बाद अब मैं एक आर्गुमेंट कर रहा हूं। ठीक, देखिए, चूंकि पिछले 3.25 साल में ये कोई भी अहदाफ पूरे नहीं कर सके। जब ये बजट पेश हुआ था, हमने तब कहा था कि ये एक गैर हकीकत पसंदाना डिसेप्टिव नंबर्स लाए हैं, 6 महीने में मिनी बजट लाने पे मजबूर होंगे। इसीलिए IMF ने इनको सख्त प्रिस्क्रिप्शन दी है। अगर हुकूमत आज तब्दील हो जाए, हुकूमत के हलीफ जमातें हट जाएं और हम नो कॉन्फिडेंस से इस हुकूमत को चेंज कर दें, पाकिस्तान हैज़ ए न्यू चांस कि हम IMF को कह सकते हैं कि देयर इज़ अ न्यू गवर्नमेंट एंड वी वुड लाइक टू रीनेगोशिएट। अच्छा, इस पूरे सिनारियो में जो बिल्ड होने जा रहा है उसमें इत्तेहादी इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या इत्तेहादियों से खुसूसन MQM से कोई बातचीत हुई है? जी, हमने राब्ते में, देखिए, इसीलिए हमारा फ़र्ज़ था कि हम इत्माम हुज्जत करें। मैं खुद गया MQM के साथ मुलाकात इसलिए करने गया कि MQM ख़ुद को मिडिल क्लास और गरीब तबकों की नुमाइंदा जमात कहती है, और उसको हमने यही अर्ज़ किया कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अवाम और पाकिस्तान को बनाने वालों की आप औलाद हैं। जहाँ मुल्क की मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा हो रहा है, उस पर आपको भी मौक़िफ़ लेना चाहिए और हमारे साथ खड़े होना चाहिए। तो उन्होंने हमें ये तो ज़रूर कहा कि जो भी हम समझेंगे कि जहाँ अवाम का मफाद हिट होता है उस पर हम अपनी तरामीम देंगे, और स्टेट बैंक का जो कानून है उसको भी हम जायज़ा लेंगे, और जहाँ पर हमारे ख्याल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उस पर हम ज़रूर तरमीम देंगे। तो हम अब देखेंगे कि वो क्या तरमीम देते हैं। अच्छा, एहसन साहब, ये भी कहा जा रहा है कि मार्च से पहले शायद, अब बिलावल और शहबाज साहब की मीटिंग भी नेक्स्ट वीक ड्यू है, मार्च से पहले वो कर रहे हैं 27 फरवरी को मार्च, आप कर रहे हैं 23 मार्च को। इससे पहले क्या इन हाउस कुछ हो सकता है? कुछ कार्ड्स पे है, पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है? देखिए, इसके लिए अब आज भी बिलावल साहब और शहबाज साहब की मुलाकात हुई और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी लीडर ऑफ अपोजिशन की मुलाकात होगी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं ये भी इकट्ठे बैठेंगे और जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उस पर गौर करेंगे कि क्या हम स्पीकर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, किस तरह अपनी कुव्वत को मजमा कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही है 27 फरवरी को और हमने 23 मार्च की तारीख दी है, तो इसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। उनकी जो मोबिलाइजेशन है उसका हमें भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए जितने भी ज़्यादा लोग लॉन्ग मार्च करें, मैं उम्मीद करता हूँ जमात इस्लामी भी ऐलान करेगी, दूसरी जमातें भी करेंगी, तो हर तरफ से इस हुकूमत पर सबको अब हमला करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बचाने का मसला है। अच्छा, इस बात के कितने चांसेस हैं कि 23 मार्च का मार्च जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ हो जाए? इस पर कोई बात हो रही है कि PDM डिसाइड करे कि हमने इकट्ठे निकलना है? नहीं, अभी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अगर अव्वल अच्छा हो कि इकट्ठा हो तो कोई इसमें बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ना भी हो तो मोर द मैरियर, जितने ज़्यादा इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज होंगे उतनी ये हुकूमत कमज़ोर होगी। तो हमें कोई पीपल्स पार्टी के एहतजाज से ऐसा एतराज़ नहीं है, वो करें और लोग भी करें, इससे एक अवामी मोबिलाइजेशन होगी और हमें यकीनन जब हम अपना मार्च करेंगे हमें उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। एहसन साहब, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की दूरियां हैं, क्या अब आप ये समझते हैं बतौर सीनियर रहनुमा PDM के भी और नून लीग के भी कि मार्च से पहले जो है पार्लिमान के अंदर कुछ हो सकता है? हम तो 3.5 सालों से देखते आए हैं, खुसूसन 5-6 महीनों में अदम एतमाद इधर आ रही है उधर आ रही है, सेनेट में आपके नंबर्स भी पूरे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू कहा ना कि इसमें बुनियादी किरदार हुकूमत की हलीफ जमातों का है। इस वक्त जो बैलेंस ऑफ पावर है
वो MQM, GDA और क्यू लीग के पास है। जितनी देर वो हुकूमत के साथ बैठे रहेंगे, हुकूमत को ऑक्सीजन मिलती आप रहेगी। नियत बांधेंगे तो वो वहां से कुछ करेंगे ना। अगर आप हमने तो नियत बांधी हुई है, हमने तो 2 साल से नियत बांधी हुई है, लेकिन अभी तक तो वो आ नहीं संजानी रहे। साहब के खिलाफ ले आए, बात खत्म कर दें। हाँ जी, ले आए, सेनेट में अदम एतमाद ले आए, वहां पे जी तो वहाँ अक्सरियत पर आपकी। तो देखिए ना, पीपल्स पार्टी के पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन थी, चूंकि उन्होंने हुकूमत से कुछ सेनेटर्स तोड़े थे, और हमने उन्हें कहा है कि जब भी आप मुनासिब समझें, चूंकि आपका ख्याल में मेजॉरिटी आपके पास है, तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो जब पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला करेगी तो हम भी उसको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये वैसे बड़ी अहम खबर आपने दी है कि ये पीपल्स पार्टी के कोर्ट में अब जी जी बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ऐसे साहब ये बताइए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला जो मामला था, चेयरमैन नैब को इस्तशना के लिए एक लेटर आया, फिर वो विड्रॉ किया गया। आज राना तनवीर साहब ये कह रहे हैं कि ये तो रेफरेंस बनता है चेयरमैन नैब के खिलाफ, उनके इल्म के जी मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत एक तौहीन है पार्लियामेंट की कि कोई पार्लियामेंट के तलब करने पे ना आए, और ये पाकिस्तान के कानून में और पार्लियामेंट के कानून में लिखा गया है कि पार्लियामेंट की कमेटियाँ पाकिस्तान में किसी को भी तलब कर सकती हैं, और जिसे तलब करें उसके लिए लाजिम है कि वो वहाँ पर पेश हो। और चेयरमैन रेफरेंस दायर करेंगे आप कुछ? ये तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फैसला करेगी, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तौहीन की है वहाँ पे पेश ना होकर, और उनको ये कह के कि ख़त लिख के कि मैं आपके सामने नहीं आऊँगा, कुछ सीनियर ऑफिशियल होगा। आज बल्कि हमने स्टेट बैंक के कानून पर भी यही मौक़िफ़ लिया, उसमें भी ये डाला गया कि जी सीनियर ऑफिशियल शैल रिप्रेजेंट स्टेट बैंक। हमने कहा क्यों, वाई नॉट गवर्नर? गवर्नर को क्या इस्तिस्ना हासिल है? अगर स्टैंडिंग कमेटी या पार्लियामेंट तलब करे, चाहे 100 दफ़ा तलब करे, गवर्नर को 100 दफ़ा आना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉवरन हाउस है। ठीक, एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक, आपसे दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द खालिद बल्ती अलमारूफ मोहम्मद खुरासानी अफगान सूबे नंगरहार में जो है वो हलाक हो चुका है। इस पर एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि कुछ लोग उसे टीटीपी, मौजूदा टीटीपी का तर्जुमान करार दे रहे हैं, कुछ लोग उसे साबिक तर्जुमान जो है वो करार दिए जा रहे हैं। लेकिन खबर ये है कि ये टीटीपी से वाबस्ता अभी भी थे, लेकिन ये साबिक तर्जुमान थे। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एहसान टीपू न्यूयॉर्क टाइम्स से वाबस्ता सहाफ़ी ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन इस बारे में मुशीर कौम सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने हमें क्या कहा था कुछ दिन पहले। जरा टीटीपी की बात करें, मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे, हुए नहीं हुए, क्योंकि सीज फायर तो हो गया था, अब उनके अटैक्स काफी इंटेंसिफाइड। सीज फायर देखिए जी, हमने तो नहीं कहा था तोड़े, सीज फायर हुई, हमने तो पब्लिकली कहा कि हुई। क्यों? पाकिस्तानी अगर भटके हुए हैं, गलतियां की हुई हैं, मानने को तैयार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मान रहे हैं, जाने को तैयार हैं ड्यू प्रोसेस से, हम अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। आप पता कहां पे, रुकावट कहां पे? ऑब्स्टिकल दूसरी साइड है। आपको सिंपली बता देता हूं, हमने साफ कहा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंटली, ठीक, कोई आर्म्स, कोई स्टेट विद इन अ स्टेट, कोई लॉ ऐसा जो बाकी रियासत का है वो नहीं हो सकता। अगर आपने कोई जुर्म किया हुआ है तो आप प्रोसेस से। एहसान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या कंफर्मेशन अभी तक आई है? आपके जराए क्या कह रहे हैं? क्या जो हलाक हुए हैं ये साबिक तर्जुमान थे या मौजूदा तर्जुमान थे? एग्जैक्टली ये जब खबर आई तो ये क्लेम यानी हुकूमती ज़राए की तरफ से ये क्लेम किया गया कि जो मौजूदा टीटीपी के तर्जुमान है मोहम्मद खालिद खुरासानी, वो किसी हमले में नंगरहार में वो मारे गए। लेकिन जब मेरी कुछ ज़राए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो प्रीवियस तर्जुमान थे जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था, मौलाना खालिद खुरासानी के नाम से, मोहम्मद मौलाना खालिद बल्ती के नाम से यानी उसका ओरिजिनल नाम था, तो वो मारा गया है। लेकिन जो मौजूदा तर्जुमान है वो अभी भी जिंदा है। तो मेरे ज़राए मुझे ये रिपोर्ट करें और वो मुझे ये बता रहे हैं। और जो प्रीवियस तर्जुमान था जिनकी हलाकत की खबरें आ रही हैं, जिसके बारे में कंफर्मेशन भी मिल रही है कि वो वाकई मारा गया है, तो ये अफगानिस्तान में पकड़ा गया था पिछली जो गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, जेल में था। जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो उसके बाद ये रिहा हुआ और दोबारा से उन्होंने तालिबान टीटीपी को ज्वाइन किया और एक्टिव भी था। अच्छा एहसान, जो जराए हैं वो इस वक्त क्या कह रहे हैं? क्या साबिक तर्जुमान था या मौजूदा था? कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो टीटीपी के लोग हैं, और कुछ ऐसे भी थे जिनका यानी ताल्लुक भी है जो तर्जुमान है मोहम्मद खुरासानी के साथ। यानी अगर मोहम्मद खुरासानी एक्सेसिबल ना हो, उनका फोन नंबर काम ना कर रहा हो, तो ये जो लोग उसके थ्रू वो फिर मैसेज डिलीवर करते हैं, शेयर करते हैं वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है उनके साथ। तो उनसे जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे ये बताया
कि जो मौजूदा तर्जुमान है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन ये जो पिछला तर्जुमान था वो मारा गया है। तो मेरी इतलात अभी तक ये हैं, लेकिन हुकूमती ज़राए जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो अभी मारा गया है। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ दिस डिबेट एहसान, अगर ये साबिका हैं या मौजूदा तो अब नहीं है, कंफर्म ये हो गया है, लेकिन जब ये कैद से रिहा हुआ खालिद बल्ती और टीटीपी के रैंक्स को दोबारा ज्वाइन किया, कितना प्रोएक्टिव था और कितना बड़ा ये नुकसान है टीटीपी के लिए उनकी हलाकत? नंगरहार हमेशा से यानी वो गढ़ रहा है, और खासकर दाइश का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। और वहां पे अफगान तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो उनके दाइश के खिलाफ जो सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ वो नंगरहार में हुआ, जलालाबाद में। उनके जो स्लीपिंग सेल्स थे मुख्तलिफ इलाकों में, उनको उन्होंने यानी लोगों को वहां पे मारा। और कुछ ये भी है ब्लेम्स अफगान तालिबान पे कि उन्होंने कुछ आम लोगों को भी दाइश के शुबे में मारा। तो वो तो क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ टच भी हो रहा है, तो वो हमेशा से यानी जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं उनका एक गढ़ रहा है नंगरहार, चाहे वो दाइश के साथ जिनका ताल्लुक हो, चाहे लश्कर इस्लाम जो मंगल बाग का ग्रुप था, या टीटीपी के जो लोग हैं। और ये जो खालिद खुरासानी था जिसका ताल्लुक जीबी से था, तो इनका भी एक पूरा एक माजी है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये सेक्टेरियन वायलेंस में भी मुलविस रहा है, एंटी शिया इनकी एक्टिविटीज रही हैं। और फिर उन्होंने ज्वाइन किया टीटीपी को, और ये वही तर्जुमान है जिन्होंने एपीएस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की थी 2014 में। तो ये था बड़ा प्रोमिनेंट, लेकिन ये फिर बीच में पकड़ा गया था अफगानिस्तान में। और जब ये पकड़ा गया था तो फिर टीटीपी ने इसी नाम से, मोहम्मद खुरासानी के नाम से, एक और बंदा उन्होंने नॉमिनेट किया और उनको तर्जुमान बना दिया। अभी जब तालिबान का टेक ओवर हुआ कुछ महीने पहले, तो ये वहां से रिहा हुआ और ये दोबारा टीटीपी में शामिल हुआ। इनकी प्रोमिनेंस थी टीटीपी के तंजीम में, और अभी ये इतलात हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको यानी किसी मिलिट्री ऑपरेशन का मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें ये मारा गया है, बल्कि उनको टारगेटेड यानी किलिंग में वो मारा गया है। तो ये यानी है उनके अब। चले, एहसान टीपू, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़िब। मुझे मेरी टीम से मैं इजाज़त दीजिए।